अगर आपको लगता है कि आज के जमाने की सजाएं बुरी हैं, तो जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब इस तरह दिखने वाले जूतों की एक जोड़ी चुराने पर आपको उबाल दिया जाता, आपकी खाल उतार दी जाती, या आपको सार्वजनिक रूप से इस बात का उदाहरण बनाया जाता कि चोरी मत करो का असली मतलब क्या होता है। और सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि किसी को भी यह ज्यादा नहीं लगता था। यह कानून था, लिखा गया, मंजूर किया गया और तालियां बजाती भीड़ के सामने ऐसे लागू किया गया जैसे यह हाफ टाइम का मनोरंजन हो। सभ्यताएं सिर्फ सजा नहीं देती थीं, वे प्रदर्शन करती थीं। और अगर आपको लगता है कि आपने अब तक सबसे भयानक चीजें सुन ली हैं, तो ऐसा नहीं है। आज हम इतिहास में इंसानी जिंदगी को बर्बाद करने के सबसे रचनात्मक तरीकों की रैंकिंग करेंगे, टियर डी से लेकर टियर एस तक। चलिए शुरू करते हैं। टियर डी। शुरुआत करते हैं पुनर्जागरणकालीन यूरोप से, जहां अपराध यह था कि आपने किसी ऐसे अपराध को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय ले लिया जो आपने शायद किया ही नहीं था। जब वे आपसे विनम्रता से पूछ पूछ कर थक जाते थे, तो वे आयरन बूट की ओर बढ़ते थे, एक ऐसा उपकरण जो पैरों को तब तक कुचलने के लिए बनाया गया था जब तक कोई आखिरकार कुछ उपयोगी स्वीकार न कर ले। आपके पैर को भारी लोहे या लकड़ी के खोल में जबरदस्ती फंसा दिया जाता था, इतना कसा हुआ कि यातना शुरू होने से पहले ही दबाव महसूस होने लगे। फिर वे आपके पिंडली और बूट के बीच की जगह में लोहे या लकड़ी की मोटी कीलें हथौड़े से ठोकते थे। हर बार मांस को दबाता, हड्डियां तोड़ता और आपके पैर को गूदे में बदल देता। कुछ संस्करणों में बूट के अंदर लाल गरम कोयले भी डाले जाते थे ताकि आपको एक ही समय में भूना भी जाए और कुचला भी जाए। तकनीकी रूप से आप जिंदा बच सकते थे अगर आपको एक ऐसे पैर के साथ जिंदगी बिताने में कोई दिक्कत ना हो, जो अब ज्यादातर सिर्फ एक सजावटी जोड़ बन चुका हो। अब हम चलते हैं प्राचीन रोम की ओर, जहां पैरासाइड यानी अपने ही माता पिता की हत्या को सबसे घृणित अपराधों में से एक माना जाता था। इसकी सजा को कहा जाता था पैना कुलेई यानी थैले की सजा। दोषी व्यक्ति को एक चमड़े के थैले में सिल दिया जाता था। उसके साथ कुछ जानवर भी डाले जाते थे, आमतौर पर एक कुत्ता, एक सांप, एक बंदर और एक मुर्गा। हर जानवर को इसलिए चुना जाता था क्योंकि रोमनों का मानना था कि वे अव्यवस्था और भ्रष्टता के प्रतीक हैं। जब सबको थैले में भर दिया जाता तो उसे कसकर बांध दिया जाता और नदी में फेंक दिया जाता। तर्क सीधा था, अगर तुम अपने ही खून के खिलाफ गए हो तो तुम्हें इंसानों के बीच मरने का हक नहीं है। अंदर हालात पूरी तरह अराजक होते थे, काटना, नोचना, दम घुटना। आप सिर्फ डूब नहीं रहे होते थे, बल्कि 4 डरे हुए जानवरों द्वारा नोचे जा रहे होते थे, जो इस हालात से उतने ही नफरत करते थे जितनी आप करते थे। टियर सी। शुरुआत करते हैं 17वीं सदी के फ्रांस से, जहां पैरासाइड अपने पिता की हत्या को सिर्फ अपराध नहीं माना जाता था, इसे एक ब्रह्मांडीय अपराध समझा जाता था, जैसे भगवान के मुंह पर बैगेट से थप्पड़ मारना। इसकी सजा थी ब्रेकिंग व्हील। आपको एक विशाल लकड़ी के पहिए से बांध दिया जाता, आपके अंग तारे की तरह फैले होते। फिर झल्लाद लोहे की गदाओं से एक एक कर आपकी हड्डियां तोड़ते। उनका मकसद आपको जल्दी मारना नहीं था, वे आपको इतना जिंदा रखना चाहते थे कि आपको पहिए की सलाखों के बीच मोड़ सकें, जैसे इंसानी ओरिगामी। कभी कभी आपके शरीर को पहिए में पिरो दिया जाता और उसे सार्वजनिक रूप से खड़ा कर दिया जाता ताकि धूप और पक्षी बाकी काम पूरा कर दें। अब हम 10वीं शताब्दी के चीन की ओर चलते हैं, तांग राजवंश के शासनकाल में, जहां राज्य विद्रोह को सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक उदाहरण बनाने का अवसर मानता था। उच्च देशद्रोह के दोषी पाए जाने वालों को चीनी इतिहास की सबसे कुख्यात दंड विधियों में से एक का सामना करना पड़ता था, लिंगछी, जिसे 1000 कटों द्वारा मृत्यु कहा जाता है। यह नाम जितना सीधा लगता है, वास्तविकता उससे कहीं अधिक योजनाबद्ध और भयावह थी। दोषी को सार्वजनिक स्थान पर एक लकड़ी के ढांचे से बांध दिया जाता था। चारों ओर भीड़ इकट्ठा होती थी। सरकार द्वारा नियुक्त जल्लाद छोटे छोटे सतही कटों से शुरुआत करता था, जानबूझकर धमनियों से बचते हुए। समय के साथ ये हल्के घाव लंबे और धीमे अंग भंग में बदल जाते थे। मांसपेशियां, त्वचा और नसें चरणबद्ध तरीके से काटी जाती थीं। हर कट इस तरह मापा जाता था कि पीड़ा अधिक हो लेकिन मृत्यु तुरंत ना आए। अंतिम कट अक्सर चेहरे पर किए जाते थे ताकि भीड़ व्यक्ति को उसकी पहचान के साथ तड़पते हुए देख सके, न कि किसी पहचानहीन शव के रूप में। कभी कभी शरीर लगभग बेहोशी की हालत में पहुंचने के बाद ही हृदय निकाला जाता था। अब हम उस्मानी साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा साम्राज्य जो सत्ता के साथ साथ डर के जरिए भी शासन करता था। सेना से भागना यहां सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक माना जाता था और इस गद्दारी की सजा थी सूली पर चढ़ाना, यानी इम्पेलमेंट।
पीड़ित को बांध दिया जाता था और एक नुकीले लकड़ी के खंभे के ऊपर उठाया जाता था, फिर धीरे धीरे उस नोक पर नीचे उतारा जाता था। खंभे को अक्सर चिकना किया जाता था, दया के लिए नहीं बल्कि दर्द को लंबे समय तक खींचने के लिए। जल्लाद इस बात का खास ध्यान रखते थे कि कोई भी अहम अंग तुरंत क्षतिग्रस्त ना हो, ताकि खंभा शरीर के आर पार इंच दर इंच गुजरता रहे और व्यक्ति जिंदा बना रहे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कुछ लोग इस असहनीय पीड़ा में 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक तड़पते रहे। अब चलते हैं मध्ययुगीन फ्रांस की ओर, खासकर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, जहां किले सिर्फ राजघरानों के रहने की जगह नहीं थे बल्कि डरावनी जेलें भी थे। इन जेलों का सबसे भयावह हिस्सा था ऊब्लिएट। ये शब्द फ्रेंच शब्द उबलाये से आया है, जिसका मतलब होता है जो भूल जाना, और ये कोई रूपक नहीं था, यही मकसद था। कैदियों को सुधारने या जल्दी मारने का इरादा नहीं होता था, उन्हें बस गायब कर देना था। ऊब्लिएट एक सीधा गहरा गड्ढा होता था, अक्सर सिर्फ कुछ फीट चौड़ा चिकने पत्थरों से बना, जिससे बाहर चढ़ना नामुमकिन था। कैदी को या तो नीचे उतार दिया जाता था या सीधे उसमें फेंक दिया जाता था। ऊपर से ढक्कन बंद होते ही रोशनी, आवाज और दुनिया खत्म। कुछ इतने तंग होते थे कि न ठीक से खड़ा हुआ जा सकता था, न लेटा जा सकता था। घंटों में पैर जवाब दे देते, रीढ़ टूटने लगती। कुछ उबलेट सीधे गंदगी और मल से भरे गड्ढों में खत्म होते थे, जहां इंसान भूख, प्यास या पागलपन से धीरे धीरे मरता था। और जब मौत आती थी तो लाश वहीं सड़ने के लिए छोड़ दी जाती थी, उसी अंधेरे में जहां दिमाग पहले ही मर चुका होता था। अब बढ़ते हैं शुरुआती इस्लामिक फॉरेस्ट की ओर, जहां कुछ अपराधों के लिए एक बेहद भयानक सजा दी जाती थी। इंसान को आरी से 2 हिस्सों में काटना, लेकिन लंबाई में नहीं बल्कि खड़े खड़े ऊपर से नीचे की ओर। पीड़ित को उल्टा बांधा जाता था, सिर जमीन की तरफ, ताकि खून दिमाग में बना रहे और वह ज्यादा देर तक होश में रहे। फिर 2 लोग मिलकर आरी चलाते थे। शुरुआत कमर के बीच से होती थी। गुरुत्वाकर्षण भी मदद करता था। रीढ़ की हड्डी आमतौर पर आधे रास्ते तक सही रहती थी, जिसका मतलब था कि तब तक शरीर की हर नस पूरी तरह सक्रिय रहती थी। हर सेकंड दर्द साफ महसूस होता था और मौत आने में उतना ही वक्त लगता था जितना आप चाहेंगे कि न लगे। अब पहुंचते हैं टियर ए में। 1500 के दशक की इंग्लैंड में एक सीधा सा नियम था, अगर तुमने ताज से गद्दारी की तो तुम्हारा शरीर तमाशा बनेगा। अपराध था देशद्रोह और सजा थी हैंग्ड, ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड। सुनने में यह वाक्य लगभग कवितामय लगता है जब तक आप इसका मतलब न समझ लें। सबसे पहले अपराधी को लकड़ी के तख्ते से बांधकर घोड़े के पीछे सड़कों पर घसीटा जाता था, चेहरा जमीन से रगड़ता हुआ। फिर उसे फांसी दी जाती थी, लेकिन मरने तक नहीं, बस इतनी कि आंखें बाहर आने लगें और फेफड़े चीख उठें। इसके बाद शुरू होता था असली तमाशा। पेट चीरा जाता था और आंतें हाथों से बाहर निकाली जाती थीं, जबकि इंसान अब भी सांस ले रहा होता था। कई बार उन्हें वहीं सामने जला दिया जाता था ताकि वफादारी का सबक अच्छी तरह याद रहे। इसके बाद सिर काटा जाता था और शरीर को 4 हिस्सों में बांटकर शहर के फाटकों पर टांग दिया जाता था, जैसे डरावने साइनबोर्ड। अब चलते हैं प्राचीन ग्रीस की ओर, जहां इंजीनियरों ने भी क्रूरता में अपनी रचनात्मकता दिखाई। ब्रैजन बुल नाम की यह मशीन एथेंस के पेरिलस ने डिजाइन की थी और इसे सिसिली के तानाशाह फालारिस को भेंट किया गया था। यह एक सज्जा उपकरण था, एक यातना कक्ष, और इस बात का सबूत कि जब इंजीनियर बोर होते हैं तो क्या हो सकता है। पीड़ित को कांसे से बने एक खोखले बैल के अंदर बंद कर दिया जाता था। नीचे आग जलाई जाती थी, जिससे पूरा ढांचा धीरे धीरे भट्टी बन जाता था। तापमान बढ़ते ही त्वचा जलने लगती, फेफड़े बैठने लगते और मांसपेशियां गर्मी से खुद को फाड़ने लगती। अंदर की हवा धुएं और उबलती सांसों से भर जाती थी। हर सांस फेफड़ों को और पकाती थी, हर चीख दर्द को और तेज कर देती थी। लेकिन फॉलारिस के लिए यह भी काफी नहीं था। बैल के सिर में ऐसी नलियां लगाई गई थीं जो चीखों को बैल की दहाड़ में बदल देती थीं, ताकि भीड़ बिना अपराध बोध के मजा ले सके। विडंबना ये रही कि फॉलारिस ने आखिरकार इसी मशीन को इसके आविष्कारक पेरिलस पर आजमाया, क्योंकि तानाशाहों से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जाती। अब पहुंचते हैं टियर एस में। शुरुआत होती है दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में, जहां धरती पर दिखने वाला सबसे शांत सा पौधा बांस लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बिना एक भी तलवार उठाए। यह तेज मौत नहीं थी, यह सक्रिय हिंसा भी नहीं थी, और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। अपराधी को तेज नुकीली बांस की कोपलों के ऊपर सीधा लिटा दिया जाता था, हाथ पैर फैले हुए, पीठ खुली और शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ। ये बांस नए होते थे, लेकिन बांस आम पौधों जैसा नहीं होता।
सही हालात में यह इतनी तेजी से बढ़ता है कि कंक्रीट तोड़ सकता है, और इतना तेज कि इंसानी मांस को भेद दे। एक दिन के भीतर नोकें त्वचा को चीरने लगती थीं। अगले दिन तक वे मांस, नसों और अंगों के आर पार बढ़ने लगती थीं। इंसानी शरीर एक जिंदा बगीचे में बदल जाता था, जहां प्राकृतिक भालों की फसल उग रही होती थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, बस इंच दर इंच, घंटे दर घंटे दर्द बढ़ता जाता था, जब तक शरीर जिंदा ही छलनी ना हो जाए। इसके बाद हम लौटते हैं फारसी साम्राज्य में, जहां स्कैफिज्म नाम की सजा इतनी घिनौनी थी कि यकीन करना मुश्किल है कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान के लिए इसे बनाया होगा। यह सजा एक खोखली लकड़ी की नाव से शुरू होती थी। पीड़ित को पूरी तरह नंगा कर उसमें लिटाया जाता था। ऊपर से उसी तरह की दूसरी नाव रख दी जाती थी, जिससे शरीर फंस जाता था, लेकिन हाथ, पैर और सिर बाहर रहते थे। फिर शुरू होता था असली अनुष्ठान। पीड़ित को जबरदस्ती दूध और शहद की भारी मात्रा खिलाई जाती थी, जब तक उसे बेकाबू दस्त न होने लगे। उसी समय उसके पूरे शरीर पर, चेहरे, हाथ, पैर और गुप्तांगों तक शहद और दूध की मोटी परत लगा दी जाती थी। यह आराम के लिए नहीं था, यह चारा था। फिर उसे दलदली पानी में तैरता छोड़ दिया जाता था या खुले सूरज के नीचे रखा जाता था, जहां उसकी गंध कीड़े मकोड़ों को बुलाने लगती थी। कुछ ही घंटों में मक्खियां उमड़ पड़ती थीं। एक दिन के भीतर लार्वा निकलकर मांस में घुसने लगते थे। गर्मी और गंदगी से नरम हुआ शरीर सड़न का अड्डा बन जाता था। दूध खमीर बन जाता था। दस्त फैलते जाते थे। कीड़े त्वचा के अंदर पलने लगते थे। और यह चक्र रुकता नहीं था, क्योंकि हर दिन पहरेदार लौटते थे, फिर से दूध और शहद जबरदस्ती खिलाते थे और शरीर पर वही मीठी परत दोबारा लगाते थे, ताकि और ज्यादा कीड़े आकर्षित हों। कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि लोग इस हालत में 1 हफ्ते से भी ज्यादा जिंदा रहे। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह 17 दिन तक तड़पता रहा। पानी की कमी से भ्रम में बाहर से सड़ता हुआ, अपनी ही बदबू में घुटता हुआ, जबकि मक्खियां उसकी आंखों के गड्ढों में अंडे दे रही थीं और चूहे उसके निचले शरीर को कुतर रहे थे। तो हाँ, इंसान रचनात्मक हैं, बस हमेशा उन तरीकों में नहीं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही असहज इतिहास की कहानियां देखिए।